बेटा स्टार्ट करते हैं अपन दोस्तों। ये एमसीक्यू है। कहता है जो टॉर्च होती है या सर्च लाइट होती है, हेडलाइट होती है किसी भी व्हीकल की, उसमें वो जनरली उसमें जो टॉर्च या फिर जो सर्च लाइट या हेडलाइट होती है किसी भी, उसमें बल्ब कहाँ पर प्लेस किया जाता है? पोल और फोकस पे, वेरी नियर टू द फोकस, बिटवीन फोकस एंड सेंटर, या एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, कहाँ पे किया जाता है? जो टॉर्च हो गई आपकी, या सर्च लाइट हो गई, या हेडलाइट हो गई किसी भी गाड़ी की, जो उसका जो बल्ब है उसको हम कहाँ प्लेस करते हैं? जैसे कोई भी आप देखते हो ना किस तरीके से, फॉर एग्जांपल जैसे मान लो टॉर्च हो जाती है हमारी, टॉर्च इस तरीके से, अगर हम टॉर्च की बात करें तो इस तरीके से होता है, फिर ऐसे होती है, तो उसमें बल्ब कहाँ प्लेस होता है ना, कहाँ पे हम रखते हैं, उसकी बात की गई है। पोल और फोकस पे, वेरी नियर टू फोकस, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, या फिर एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, कहाँ पे प्लेस्ड होगा? कि ये कौन सा कंसेप्ट है? जो सर्च लाइट होती है, हेडलाइट होती है, ये कौन सा मिरर होता है या लेंस होता है? मिरर का केस होता है, ध्यान रखना। और ये होता है कनकेव मिरर का केस, ठीक है ना। तो कनकेव मिरर का केस है। अब इसमें अगर हम बात करें तो जनरली हमें पता है कनकेव मिरर जो है वो बहुत सारी पैरेलल रे प्रोड्यूस करता है। इस तरीके से पैरेलल रे जाती है बहुत सारी, ठीक है ना। तो आपको कह रहा है कि पैरेलल रे लाने के लिए आपको उसको फोकस पे रखना है, तभी पैरेलल रे बनती है, ठीक है ना। और कहता है कि जब आप उसको फोकस पे रखोगे तो रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल हो जाएंगी, लाइट दूर दूर तक ट्रेवल करेंगी, और टॉर्च और हेडलाइट का बढ़िया इस्तेमाल हो पाएगा। तो इस केस में कहीं पर फोकस की बात तो करी नहीं है, तो हम ऑप्शन बी लगा देंगे, वेरी नियर टू द फोकस। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है ना। बाकी पोल और फोकस के बीच में अगर हम रखते तो इमेज वर्चुअल हो जाती है ना। और वर्चुअल के साथ साथ क्या कहते हैं उसमें इमेजिनरी, मतलब क्या कहते हैं, पैरेलल रे नहीं बनती। दूसरा, अगर हम उसको फोकस और सेंटर के बीच में रख देते तो इमेज रियल और इन्वर्टेड होती, पैरेलल नहीं बन पाती, है ना, कनकेव के केस में। और उसके बाद अगर हम सेंटर पे रख देते तो वो इमेज जो है ना वो सेंटर पे ही बन जाती, तो वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग सही नहीं पड़ती। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपको आंखों का क्वेश्चन दे रखा है। इसमें पूछ रहा है, ये जो आप फिगर ध्यान से देखोगे तो आपसे कह रहा है व्हाट इज एक्स। यहाँ पर आपको दे रखा है, यहाँ इस तरीके से ये मार्क कर रखा है, कह रहा है एक्स क्या है। तो थोड़ा सा हटा देता हूँ मैं इसे, जो मैंने लिखा, ध्यान से देखना। एक्स यहाँ से लेकर यहाँ तक जा रहा है, थोड़ा सा फिगर में हो सकता है प्रॉब्लम है, लेकिन आप ऑप्शन से चीज़ों को रिलेट कर सकते हैं। कह रहा है व्हाट इज एक्स। कॉर्निया तो नहीं है, ये तो हमें समझ आ रहा है, ठीक है ना। उसके अलावा हमारे ऑप्शन में है प्यूपिल, कहता है उसके बाद रेटिना भी एक ऑप्शन में है, रेटिना भी नहीं है, प्यूपिल और आइरिस है। तो कहा गया है कि क्या होगा, बताओ। आइरिस है, बिल्कुल सही, इसका आंसर आइरिस है। हम बात कर लेते हैं कि जो एरो एक्स है वो जनरली एक्स जो जिसमें पॉइंट हो रखा है वो क्या कहते हैं, कलर्ड सर्कुलर पार्ट है अराउंड द प्यूपिल, ठीक है ना। कलर्ड सर्कुलर पार्ट अराउंड द प्यूपिल है। और जो पार्ट कंट्रोल करता है, जो हमें जनरली बता रखा है, ये जो जो जहाँ पे एरो डाल रखी है, ये पार्ट हमारा कितना लाइट जा रहा है उसको कंट्रोल करता है। और प्यूपिल का साइज भी हमारा कंट्रोल करता है, ठीक है ना। तो वो स्ट्रक्चर आइरिस होता है, ठीक है ना। तो आइरिस क्या कहते हैं, सही है। बाकी गलत क्यों? कॉर्निया हमें पता है ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है, प्यूपिल जनरली ओपनिंग सेंटर का पार्ट होता है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके बाद ये तो अपना नहीं है, रीजन है, असर्शन रीजन बताना है, ठीक है ना। तो असर्शन रीजन में अगला बेटा असर्शन रीजन ट्राई करो, एक बार पढ़ लो आप लोग। द एबिलिटी ऑफ द आई to focus on both near and distant object by adjusting its focal length is called the accommodation। और कॉर्निया आंखों में जो है वो फोकल लेंथ को एडजस्ट करती है। एसर्शन सही है, गलत है? सही लग रहा है, एसर्शन सही लग रहा है। हाँ सही है। एसर्शन भाई, अकोमोडेशन क्या कहलाता है? पावर को एडजस्ट करना। कॉर्निया फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है? नहीं, कॉर्निया ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है जो बाहर से आंखों को प्रोटेक्ट करता है कहीं ना कहीं। तो एसर्शन ठीक है इसका, और रीजन जो है वो गलत है।
ठीक है, पढ़ देता हूँ, चलो बाकी कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा समझते चल लेते हैं कि अकोमोडेशन मतलब फोकल लेंथ को एडजस्ट करना ताकि हम दूर का पास का अच्छे से देख सकें, और इसमें जनरली क्या होता है, लेंस का शेप चेंज किया जाता है। और रीजन के ऊपर हम बात करेंगे, जो रीजन है, क्या कॉर्निया एडजस्ट करता है फोकल लेंथ को, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो लेंस है वो चेंज करता है शेप विद सीलरी मसल्स, ठीक है ना। कॉर्निया मेनली जो है वो लाइट को बेंड करता है और वो शेप चेंज नहीं करता, जो लाइट उसके अंदर एंटर कर रही है वो उसको देखता है। अगला इसका नेक्स्ट, इफ द इमेज फॉर्म बाय अ स्फेरिकल मिरर फॉर ऑल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ इट, it it is always erect and diminished, what type of mirror is it? Very very easy question। और उसने बोला कि इमेज जो है स्फेरिकल मिरर है, उसकी जो पोजीशन है वो हमेशा हम मिरर के सामने ही रख रहे हैं, तो वो हमेशा इरेक्ट और डिमिनिश्ड बना रहा है। तो वो किस टाइप का मिरर है? बहुत ही आसान है, ठीक है ना, ध्यान रखना, इरेक्ट बना रहा है। इरेक्ट कौन सा होता है, सोचो, किसके साथ हमेशा इरेक्ट ही आता है? बहुत आसान है, कोई दिक्कत तो नहीं है। सिर्फ एक मात्र कन्वेक्स, देखो दो दो मिरर ऐसे होते हैं, एक कन्वेक्स मिरर की बात करूं तो ये, और एक कनकेव लेंस। ये दो ऐसे हैं जो हमेशा वर्चुअल इमेज बनाते हैं हर केस में, ऐसा कोई केस नहीं है जहां ये रियल बना दे। लेकिन अगर हम कनकेव मिरर की बात करें या हम बात करें कन्वेक्स लेंस की, तो ये ऐसे हैं जो एक केस ऐसा आ जाता है इनमें जहां पर ये वर्चुअल बना देते हैं, जो बिल्कुल लास्ट के इनके केस हम पढ़ते हैं। लेकिन ये वाले ऐसे हैं जो हमेशा बिल्कुल, समझ रहे हो। तो उसने बोला कि थोड़ा बहुत इसको एक्सप्लेन कर, तो बोलते हैं ना, वर्चुअल इमेज बनती है कन्वेक्स के अंदर, इरेक्ट होती है। वर्चुअल समझते हो, वर्चुअल मतलब रियल नहीं हो, और इरेक्ट मतलब जैसा सीधा जैसे इमेज था बिल्कुल उसी साइज में, मतलब उसी साइज में नहीं, लेकिन एग्जैक्ट वो सीधी खड़ी रहती है, इन्वर्टेड नहीं होती, उल्टी नहीं होती। वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट वर्ड यूज होता है, ध्यान रखना। बाकी छोटे साइज की हो सकती है, और हर कितनी भी पोजीशन रख लो ऑब्जेक्ट की, वहां पे हमेशा वर्चुअल ही रहती है, ठीक है। चलो बाकी इसके बाद आगे चलते हैं। बाकी उसने इसके बोला था अच्छा, इसका नीचे ही आंसर में एक और था कि इसका रे डायग्राम बनाओ ताकि आप इसको एक्सप्लेन कर सको। तो 2 नंबर में अब इसके बाद इसका एक रे डायग्राम बना देना था, जहां पर आप दिखा देते, एक दूसरा रख रहे हैं दूर से इस तरीके से, यहाँ लाइट आ रही है, इधर जा रही है, यहाँ लाइट आ रही है, इधर जा रही है, पीछे फोकस पे इमेज बन जाएगी, एक आध एग्जाम्पल दिखा दे। चलो एक आध क्वेश्चन आ गया, ठीक है ना। इसके ऑप्शन में ये भी 2 नंबर का है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल आपको करना पड़ सकता है, तो थोड़ा ध्यान रखना। बाकी तो आसान है। दो सेफ्टी मेजर्स बताओ जो इलेक्ट्रिक सर्किट और अप्लायंसेज में यूज किए जाते हैं, ठीक है ना, बहुत आसान है, ठीक है ना, बताओगे। इलेक्ट्रिक फ्यूज हो गया एक, और एक और, एक लिख देना अर्थिंग, है ना, अर्थिंग, ध्यान से समझना। इलेक्ट्रिक फ्यूज की अगर हम बात करेंगे तो प्रोटेक्ट करता है सर्किट को ओवरलोड से, इलेक्ट्रिक फ्यूज। और वो जनरली जब क्या करता है, जब ज्यादा करंट सप्लाई होता था तो वो मेल्ट करना शुरू कर देता था और सर्किट को ब्रेक कर देता था। वहीं हम अर्थिंग की बात करेंगे तो अर्थिंग क्या काम करता है, अर्थिंग सेफ्टी पाथ देता है, ज्यादा करंट जब आ जाता था तो उसको एक अलग से रास्ता दे देता था, सेफ्टी पाथ, और इलेक्ट्रिक शॉक लगने से रोकता था, और मेटल बॉडी को कनेक्ट करता था अप्लायंसेस के साथ, अर्थिंग वायर जो। इसके बाद इसके अपोजिट अपोजिट में क्वेश्चन है, ये वाला बढ़िया थोड़ा प्रैक्टिकल टाइप क्वेश्चन है। कहता है आप 3 रजिस्टर्स को कैसे ज्वाइन करेंगे, हर रजिस्टर 9 ओम्स का है, तो जो इक्विवेलेंट रजिस्टर बनना चाहिए कॉम्बिनेशन में वो इतना बनना चाहिए, इतना बनना चाहिए। तो आप सोच लो कि पैरेलल रखोगे या सीरीज में रखोगे, या किसको किसके साथ पैरेलल है, किसको किसके साथ सीरीज में रखोगे, वो आपको बताना है। करो इस क्वेश्चन को ट्राई, प्रैक्टिकली सॉल्व करना पड़ेगा, ये समझ रहे हो ना। अपने तीनों रजिस्टर जो है ना वो 9 ओम्स के हैं, ठीक है। तो पहला वाला भी 9 ओम्स का है, दूसरा भी 9 ओम्स का है, तीसरा भी 9 ओम्स का है। अब हो सकता है भाई हम या तो पहले दो को हम सीरीज में रख लें, या फिर हम लास्ट के दोनों को सीरीज में रख लें। अगर हम पहले दोनों को सीरीज में रख रहे हैं, पहले दोनों को, तो सीरीज वाले तो डायरेक्ट जुड़ जाते हैं, 9 + 9 ओम्स कितना हो जाएगा, 18। लेकिन अगर हम उसके साथ हम दोनों को जोड़ के तीसरे वाले को उसके साथ कैसे रख रहे हैं, 9 ओम्स को पैरेलल, तो अगर ये दोनों पैरेलल हुए तो क्या हो जाएगा, 1/18 + 1/9, एलसीएम आएगा 18, 18 से 18 कटेगा 1, 9 के पाड़े में 18, 2 नंबर पे, 2 एकम 2, आंसर आएगा 2 और 1 3/18, जो कि हो जाएगा 1/6, यानी कि 6 ओम जब आ रहा है जब हम पहले दोनों को सीरीज में और फिर पैरेलल रख रहे हैं। तो हम यहाँ पर 6 ओम सेकेंड पार्ट वाले को कर रहे हैं, तो आप लिख देना कि इफ वी पुट the first two in a series and third one is parallel, then we'll get the
इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 6 ओम, ठीक है ना, मतलब जो भी हमारा टोटल रेजिस्टेंस पड़ेगा उन केस में जो 6 ओम का पड़ेगा। लेकिन अगर हम पहले वाले दोनों को सीरीज में रख दें तो क्या आएगा, पहले वाले दोनों को 1/9 प्लस 1/9, तीसरा अपना 9 अलग पड़ा हुआ है, ये हो जाएगा 2/9, 2/9 यानी कि 9/2 एक तरीके से कितना आ जाएगा 4.5, और इसके साथ तीसरे वाले को आपको डायरेक्ट सीरीज में जोड़ देना, कितना आ जाएगा 13.5 ओम्स, तो अपना काम खत्म हो गया। यानी कि पहले दोनों को अगर पैरेलल रखेंगे तो ये वाला केस बन जाएगा, और दूसरे में हम पहले दोनों को सीरीज में रखेंगे तो ये केस हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन दिया है अपने को, कहता है कि यहाँ पर परेशानी पड़ रही है, देखो आप देखो ध्यान से, रेटिना मतलब जो जो दूर से आ रही है ना रोशनियां, वो लेंस से जो है कन्वर्ज होके यहाँ पे मिल रही हैं, और रेटिना स्पॉट आपका यहाँ है भाई, इमेज तो आपका पहले ही बन रहा है, तो आपको माँ मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, माँ ये वाला हिसाब किताब पड़ रहा है ठीक है ना। तो बोलता है यहाँ पे कौन सा विजन का प्रॉब्लम है बच्चे को, और इसके कारण क्या होते हैं डिफेक्ट होने के, और लेंस कौन सा चाहिए हमें जिससे करेक्ट हो जाए। ठीक है ना, तो लेंस थोड़ा मोटा है बेटा तभी पहले गिर रहा है ना, या तो आई बॉल लंबी हो जाएगी, क्योंकि आई बॉल अगर देखो आई बॉल लंबी हो जाएगी तो रेटिना पीछे हो जाता है, या फिर जो लेंस है वो क्या कहते हैं मोटा हो जाता है ज्यादा, तो ये कॉज है इसके, है ना। उसके बाद इसका लेंस अगर हम ठीक करें तो हमें पता है यहाँ पे कनकेव लेंस दिखाई देगा, क्योंकि वो थोड़ा सा लाइट को थोड़ा और ऐसे ले जाएगा, क्योंकि हमें पता है ये लेंस तो ठीक नहीं हो पा रहा अब अंदर जो हमारी आंखों में है, तो ये कनकेव लेंस थोड़ा डाइवर्जिंग नेचर का होता है, जैसे वो इससे मिलेगा तो थोड़ा दूर जाके इसको मोड़ेगा। तो कौन सा डिफेक्शन कौन सा विजन का डिफेक्ट है, अब कनकेव का आपको पता है मायोपिया है, खत्म बात, कोई दिक्कत तो नहीं। देखो 3 नंबर बढ़िया से आ जाएंगे। चलें बेटा आगे, फिर इलेक्ट्रिक इसका क्या कहते हैं क्वेश्चन आ गया इलेक्ट्रिसिटी का, नहीं, हाँ ठीक है, करो बेटा इसका क्वेश्चन, ये थोड़ा प्रैक्टिकल टाइप है, मतलब क्या कहते हैं कॉस्ट वॉस्ट निकालनी पड़ेगी। इसने 2 पार्ट दे रखे हैं आपको, 3 है 2 हैं 3 ही है। कहता है एक इलेक्ट्रिक मोटर है जिसका आपको पावर दे दिया, ठीक है, और उसको इतने पोटेंशियल डिफरेंस के साथ कनेक्ट कराओगे तो करंट जो है ना वो कैसे कैसे ड्रॉ करा गया वो पूछ रहा है। कह रहा है इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है ना वो कंज्यूम कर रही है मोटर को 5 घंटे 6 दिन तक के लिए, एक दिन में 5 घंटा यूज कर रही है और टोटल 6 दिन कर रही है, तो 5 6 30 घंटे यूज कर रही होगी टोटल, है ना। तो कॉस्ट कितनी है अगर 1 यूनिट जो है वो 5 रुपए की, तो छोटा आसान क्वेश्चन हो गया, जल्दी हो जाएगा। आपको जनरली क्या करना है ध्यान समझना, आपको सबसे पहले तो क्या कहते हैं करंट टोटल कितना कंज्यूम हो रहा है वो पता लगाना है, समझ रहे हो। यानी कि आपको एक तरीके से इस क्वेश्चन में अच्छा 35 तो वो वाला है, हाँ करंट करंट निकालना है आपको, करंट कितना यूज हो रहा है एक तरीके से। सबसे पहले तो उसने करंट ही पूछा है, करंट कितना है, करंट का फॉर्मूला क्या होता है, उस पहले वाला फॉर्मूला पता लगा लो, पहले वाला, हाँ पी, पी तो पावर वाला हो गया, हाँ पावर से निकाल, हाँ पावर दे रखे तो पावर से निकाल लो, सही है। पहला फॉर्मूला याद रखो पावर का, पावर इज इक्वल टू क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस इनटू में करंट, दोनों को यहाँ से पहले बताओ कितना करंट आ रहा है आपका, सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है करंट, सही है। और उसके बाद इलेक्ट्रिक एनर्जी कितना कंज्यूम हो रहा है, ठीक है 33 किलोवाट पर आवर। उसके बाद एनर्जी कंज्यूम के बाद टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है, सही है, ठीक है, यही हुआ है आप लोगों ने करा है। पहला वाला बेटा आ गया होगा, देखो ध्यान समझो, सबसे पहला अगर हम क्वेश्चन करेंगे हमें पता है पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई है, पावर हमें 1100 दे रखा है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना था 220, और इंटू में आई है, तो जीरो से जीरो कटा, देखो फॉर्मूले अगर आपको पता होंगे तो बड़ा सिंपल टाइप चीज़ें जा रही हैं, लेकिन हाँ इसके बाद ये कटा बेटा 2 नंबर पे, और ये 5 सॉरी 10 नंबर पे, और आई की वैल्यू हो गई 5, यानी कि करंट आपका 5 एम्पियर आ चुका है। उसके बाद उसने आपसे बोला है कि हम लोग इसे जनरली क्या कहते हैं पावर इलेक्ट्रिकल एनर्जी 5 घंटे यूज़ कर रहे हैं और 6 दिन तक यूज़ कर रहे हैं, तो पावर का फॉर्मूला क्या लिखोगे, मतलब एनर्जी टोटल कितना लग रहा है, ठीक है ना, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू कितना टाइम लग रहा है, तो पावर हमारी कितनी है आप देखोगे 1100 वॉट है,
1100 वॉट है तो आप इसे किलो वॉट में कन्वर्ट कर सकते हो, क्या करके 1000 से डिवाइड करके, जीरो से जीरो कटेगी, जीरो 1.1, तो पावर आपका 1.1 किलोवाट आ गया और टाइम आपका 30 घंटा रहेगा टोटल। तो आपकी एनर्जी जो टोटल कंज्यूम होगी वो हो जाएगी 33 किलोवाट। अब निकलेगा एनर्जी 33 किलोवाट पर आवर, क्योंकि ये पावर जो है वो सिर्फ किलोवाट में निकलती है और ये सिर्फ वॉट में निकल सकती थी अगर 1100 होती तो, लेकिन किलोवाट पर आवर निकाल रहे हैं हम क्योंकि टाइम आर के अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं। तो आर के अकॉर्डिंग 1/2 वो 30 घंटा ही है, आर में ही है ऑलरेडी। तो 33 किलोवाट पर आ रहा है, ये तो हमारी एनर्जी कंज्यूम हो रही है। और 33 को अगर हम एक यूनिट का 5 रुपए लग रहा है तो 5×3 = 15, 5×3 = 15 और एक 16, टोटल 165 रुपये हमारा बिजली का खर्चा आएगा इसको कंज्यूम करने के लिए। ठीक है, बेसिक सा क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, इसके बाद अगला तो थोड़ा थियोरेटिकल टाइप है, बाकी थोड़ा बनाना पड़ जाएगा इसको। कहता है सोलेनॉइड बताओ और पैटर्न बताओ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। तो सोलेनॉइड पहले आप मुझे बताओ किस तरीके से दिखाई देता था सोलेनॉइड, कैसा दिखाई देता था? ऐसे रिंग टाइप होता था, है ना, और इसमें बिजली इस तरीके से ऐसे जारी होती थी नीचे इस तरीके से, है ना। थोड़ा सा मैग्नेट टाइप ही बन जाता था ये काइंड ऑफ, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी ऐसे ही जाती है ऊपर से ऐसे अंदर सीधा स्ट्रेट। उसने बोला है कि सोलेनॉइड को एक्सप्लेन, थ्योरी भी थोड़ा लिखोगे तो आप लिखना सोलेनॉइड एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल कॉइल होता है, लंबा सा सिलेंड्रिकल कॉइल है, लंबा सा ऐसे सिलेंड्रिकल कॉइल है जो कॉपर की वायर का है, ठीक है ना, और इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स, हेलिक्स की फॉर्म में थोड़ा सा नजर आता है जनरली। बाकी इसका मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न क्या है, तो थ्योरी लिख दी, डायग्राम बना दी, काम खत्म। लेकिन इसके बाद आपको कह रहा है कि इसका मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न कैसा है, तो कहता है सोलेनॉइड के अंदर तो जो पैरेलल स्ट्रेट लाइन जारी होती है सोलेनॉइड के अंदर, इस तरीके से जैसे सोलेनॉइड है तो यहाँ पर तो पैरेलल स्ट्रेट लाइन जारी है, सारी सारी लाइन ऐसे स्ट्रेट जारी होती थी पैरेलल। कहता है सोलेनॉइड के बाहर बार मैग्नेट में जैसे लाइन जाती थी ना, सेम वैसे लाइन जा रही है बार मैग्नेट की तरह। और बाकी जो एंड है वो बिहेव करता है नॉर्थ पोल की तरह और कुछ बिहेव करता है साउथ पोल की तरह, बस इतना ही एक्सप्लेन करना। बाकी इसके बाद एक और चीज पूछी थी उसने कि how this magnetic field can be used to magnetize a piece of magnetic material like soft iron। तो कहता है अगर हम इसको यूज करें सॉफ्ट आयरन को मैग्नेटाइज करने के लिए तो ये कैसा बिहेव करेगा, तो जब भी इसके अंदर करंट फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने लग जाएगी इसके चारों तरफ। और जो सॉफ्ट आयरन है अगर वो हमने प्लेस कर दिया सॉलिड के अंदर तो ये मैग्नेटाइज हो जाएगा और उस टाइम पर ये वर्क करेगा एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है ना, मतलब इसकी मैग्नेटिक फील्ड के आसपास, बस सिंपल सी चीज है, अगर लोहा इसके आसपास कहीं भी रख दो तो मैग्नेट की तरफ बिहेव करेगा और मैग्नेट की तरह का बिहेव करेगा तो दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, बस इतने सी बात है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन एक बार आप रीड करो, आप ट्राई कर सकते हो तो बताओ। अनिल ने एक कनकेव मिरर रखा अपने हाथ में और जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो सन की तरफ है, मतलब ऐसे रखा, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस मान लो सामने सन है। बाद में उसने डायरेक्ट करा कि जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है मिरर के द्वारा वो एक वाइट कार्डबोर्ड पे हो रही है जो मिरर के सामने ही रखा हुआ है, और मूव द कार्डबोर्ड बैक एंड फोर्थ, कार्डबोर्ड को वो आगे पीछे घुमा रहा है ग्रेजुअली जब तक कि वो एक ज्यादा ब्राइट शार्प स्पॉट ना देख ले। तो जो स्पॉट है वो जनरली सन की जो शीट पेपर पे पड़ रहा है वो फोकस कहला रहा है कनकेव मिरर का। तो सही है, ये तो हमें पता ही है, तो हमने देखा ही एंटीना भी इसी तरीके से लगे हुए होते हैं, उसके बिल्कुल सामने वो होता है जो स्पॉट, वो फोकस पे ही लगा हुआ होता है ना, जितने भी सारे आते हैं सब इस पे ही टकरा के जाते हैं। कनकेव मिरर डाइवर्जिंग नेचर का होता है कन्वर्जिंग नेचर का होता है? कन्वर्जिंग, है ना। सबसे पहले कह रहा है एप्लीकेशन ही बता, तो पहली एप्लीकेशन में यही लिख देना कि कनकेव मिरर कन्वर्जिंग नेचर का होता है। ठीक है ना, उसके बाद अच्छा, एप्लीकेशंस अगर पूछे तो ना ज्यादातर एप्लीकेशंस में एग्जांपल्स बताते हैं, तो एप्लीकेशंस में एग्जांपल बताना, ठीक है ना, उसकी प्रॉपर्टीज मत बताना। तो एप्लीकेशन मतलब कहाँ कहाँ पे हम कनकेव नेचर को यूज कर सकते हैं, तो ऊपर हमने देखा था हेडलाइट में यूज कर लेते हैं और टॉर्च में यूज कर लेते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद शेविंग मिरर में भी यूज कर सकते हैं, डेंटिस्ट जो मिरर यूज करते हैं उसमें भी कनकेव मिरर यूज होता है। बाकी इसका जो बी पार्ट है दैट इज कि ये तो प्रैक्टिकल है। कह रहा है अगर डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड प्रिंसिपल फोकस इज 15, तो बहुत ही आसान है, रेडियस क्या हो जाएगा दिशा?
कह रहा है कनकेव मिरर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में जो डिस्टेंस है वो 15 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितना होगा बताओ। अरे ये तो आसान है, 30 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा क्या? हाँ, ये अपना यहाँ पे फोकस होता है और यहाँ पे सेंटर होता है, सेंटर से यहाँ तक रेडियस, तो 15 का डबल 30, ठीक है ना। चलें आगे। नहीं समझ में आया तो पूछ लेना दिशा, ये 30 कैसे आया। आ गया। चलो बेटा सी और डी ट्राई करो। कहता है रे डायग्राम बनाओ, दिखाता है किस टाइप का इमेज बनेगा जब उसको, आसान है करो जल्दी से। कहता है एक रे डायग्राम बनाओ, तो कहता है कि पोल और फोकस के बीच में रखेंगे, तो उस केस में एक तो, एक क्या कहते हैं, एक तो हम क्या करते थे, बिल्कुल दो टाइप की इमेज बनाते थे। अरे इसको क्या बना रहा है? एक तो ऐसे सेंटर पे ही होती थी बेटा, इस तरीके से जाके ऐसे ही बाहर आ जाती थी, है ना। और दूसरी हम यहाँ पे रख देते हैं इस तरीके से, मान लो फॉर एग्जांपल, तो ये शायद मेरे ख्याल से दोनों यहाँ पे मिल जाएगी इस तरीके से, है ना। ये हमारा एक केस होता था। यहाँ नहीं रख सकते थे, एक मैम थी जिनका नाम था आरुषि, उन्होंने कहा था यहाँ नहीं रख सकते थे, ठीक है ना, क्योंकि उस केस में यहाँ रिफ्लेक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो यहाँ रखेंगे और इस तरीके से यहाँ पास करेगा, ठीक है ना। चलो बेटा आगे चलते हैं। बुक में भी नहीं दिया था ना ऐसा कि यहाँ से लेकर यहाँ जाएगा, तो ठीक है। चलो बेटा इसके बाद नेक्स्ट बोलता है एक ऑब्जेक्ट है जो 10 सेंटीमीटर का साइज में है और उसको 100 सेंटीमीटर रखा हुआ है कनकेव मिरर के। तो कनकेव मिरर पे इसका ऑब्जेक्ट है 10 सेंटीमीटर, ये साइज है बेटा इसका, और इसको 100 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा हुआ है। 10 सेंटीमीटर इसका साइज है, 100 सेंटीमीटर पे कह रहा है इसकी जो इमेज बन रही है वो सेम पॉइंट पे बन रही है, यानी कि सेंटर पे रखा होगा, यानी कि सेंटर मतलब ये रेडियस इसका कितना है, 100 है, तो फोकस कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। कह रहा है वेयर द ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड, तो ऑब्जेक्ट भी भैया 100 सेंटीमीटर दूर पे ही है ना। तो कह रहा है क्या कहते हैं, अच्छा सॉरी, फाइंड द फोकल लेंथ, फोकल लेंथ तो खत्म क्वेश्चन, फोकल लेंथ 50 हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो अपना क्वेश्चन है कि सबसे पहले तो ओम्स लॉ को मैथमेटिकली बताइए, तो ओम्स लॉ का फॉर्मूला बता देना। ओम्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता है, अपन ने वहीं से फॉर्मूले समझे हैं, V इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाई आर, है ना, यहीं से लिख देना। तो मैथमेटिकली ये लिखना, देखो सुनना, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये ठीक है ना, जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो जो करंट फ्लो करता है एक कंडक्टर में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स, ठीक है। मैथमेटिकली V इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाई आर। उसके बाद उसने अगला पूछा कि व्हाट इज रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टिविटी जनरली किसी भी एक होता है रेजिस्टेंस और एक होती है रेजिस्टिविटी, दैट इज अ डिफरेंट चीज। रेजिस्टिविटी हर ऑब्जेक्ट की अपनी डिपेंड करती है। तो रेजिस्टिविटी एक प्रॉपर्टी क्या है मेटल मटेरियल की, जो वो अपोज करता है इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने में, ठीक है ना। बाकी ये थोड़ा ध्यान रखना कि किसकी रेजिस्टिविटी बढ़िया है, किसकी कब सबसे कम है, ज्यादा, ये नाम याद रखना, ठीक है, पीडीएफ में देख लेना बाकी। और इसके बाद रेजिस्टेंस पूछा है इस क्वेश्चन में, तो आपको कहता है रेजिस्टेंस बताओ, करंट आपका 0.5 दे रखा है और वोल्टेज आपको 2 वोल्ट का दे रखा है। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता है, V इज इक्वल टू आई इंटू आर। खत्म करो जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व। बताओ रेजिस्टेंस कितनी आ रही है। रेजिस्टेंस आया है 4 ओम्स, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन बढ़ गया है, पहले तो एक थ्योरी टाइप क्वेश्चन है। कह रहा है 4 फैक्टर बताओ जो यूनिफॉर्म सिलेंड्रिकल कंडक्टर है और एक मटेरियल पे डिपेंड करता है, उसका फैक्टर बताओ जिसपे रेजिस्टेंस मैटर करता हो। तो मतलब सिंपल सा है, कुल मिला के आपको ये बोल रहा है कि रेजिस्टेंस किस किस पे मैटर करता है। तो सबसे पहला पॉइंट अपन लिख लेंगे, लेंथ पे मैटर करता है, और हम ये लिखेंगे कि जो लेंथ है वो डायरेक्टली डिपेंड करती है रेजिस्टेंस पे, लेंथ ज्यादा तो रेजिस्टेंस ज्यादा। फिर दूसरा एरिया, एरिया का हमने पता है उल्टा रिलेशन होता है, रेजिस्टेंस डिपेंड करती है उसके इनवर्सली, एरिया ज्यादा तो रेजिस्टेंस कम। तीसरा वो मटेरियल किस नेचर का है, मटेरियल का नेचर क्या है, ये इंपॉर्टेंट है और ये अच्छे खासे क्वेश्चन आ सकते हैं, उल्टा फुल्टा बना के पूछ सकते हैं आपसे। इसके बाद उसका अगला टेम्परेचर पे डिपेंड करता है ना। टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा तो रेजिस्टेंस अपने आप ही ज्यादा हो जाती है, हीट ज्यादा पड़ जाती है। उल्टा बोल दिया, यही है ना। चलो आगे। इसके बाद अगर हम बात करें तो एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, ये बढ़िया है। ये एक बार याद है, हम थोड़ा पीवाईक्यू देख रहे थे तो उसमें भी इस टाइप का क्वेश्चन था, मतलब एग्जैक्ट नहीं था, और ये बढ़िया है। आपसे कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर, वायर का लेंथ, रेजिस्टेंस जो है वायर की दैट इज 0.01 सेंटीमीटर, 10 ओम की रेजिस्टेंस है, यानी कि आर की वैल्यू तो हो गई। और
वायर का रेडियस दे रखा है, यानी कि एरिया निकालेंगे यहाँ से। मतलब एरिया जब हम निकालेंगे तो 3.14 और गुना में 0.00001 आएगा, मतलब एक, मतलब 401, दो का डबल हो जाता है ना। या फिर हम ऐसे लिख लेते हैं 3.14 इंटू में क्या होगा, ये 0.01 है, तो एक तरीके से 1/100 सेंटीमीटर है। मीटर में बनाने के लिए और 2 जीरो और आ जाएंगी, यानी कि 0.0001 होगा, है ना। और इधर भी क्या होगा, मल्टीप्लाई में 0.0001 होगा। उस हिसाब से अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 3.14 और गुना में 1 की पावर नीचे 3 और 3 6 हो जाएंगी, और ये इधर 1 2 3 4 और 1 2 3 4, मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, गुना में जो 10 की पावर है वो -8 है। क्या इस चीज में कोई दिक्कत है? ये तो एरिया आ रहा है। अब आप कह रहे हो जैसे रेजिस्टिविटी इधर ओम्स इंटू एल इंटू ए है, तो रेजिस्टेंस जो है वो तो 10 है, और रेजिस्टिविटी बतानी है हमें, यानी कि पी ही बताना है हमें एक तरीके से। और एल एल हमें, सॉरी, अच्छा, रेजिस्टेंस दे रखी है और रेजिस्टिविटी भी दे रखी है। चलो अभी अभी एल एरिया हमने लिखा 3.14 और गुना में 10 की पावर -8, और ये जो है पी इंटू एल एक तरीके से गुणा हो रहे हैं, तो रेजिस्टिविटी है 50 गुना में 10 की पावर -8, एल चाहिए एक तरीके से, और नीचे ये है अपने पास 3.14 गुना में 10 की पावर -8, और यहाँ 10 है। इसको यहाँ ले जाते हैं, 3.14 गुना में 10 की पावर -8 इंटू में फॉर एग्जाम्पल एक और 10 है, तो फिर नीचे आ जाएगा 50 गुना में 10 की पावर -8, और है ना बराबर में यहाँ लेंथ है, तो एक जीरो से एक जीरो यहाँ काट देते हैं, और 10 की पावर -8 ये कट जाएगी। 5 को फिर 3.14 से डिवाइड करेंगे, कितना आंसर आ जाएगा? 5 को 3.14 से करेंगे तो एक मिनट रुकना, 0.628 मीटर आ जाएगा फिर लेंथ, यानी कि 5 को जब 3 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये होगा प्रैक्टिकली। ठीक है बेटा, इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा। बाकी अपना पेपर खत्म हो गया।